युद्ध स्मारक पहुंच थलसेनाध्यक्ष नरवणे ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। थलसेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने बुधवार सुबह दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मंगलवार को उन्होंने थलसेना के 28वें अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया था। जनरल एमएम नरवणे को इसके बाद सेना गार्ड ऑफ ऑनर देगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम देश पर आंच नहीं आने देंगे। हमारी सेनाएं किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार हैं। हम सेना ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। हम सेना के क्षमता विकास पर पूरा जोर देंगे। मंगलवार को पदभार संभालने के बाद जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आतंकवाद को लेकर पड़ोसी देश पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कहा कि उसका यह पैंतरा अधिक दिनों तक नहीं चल सकता है। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत के पास पाकिस्तान के उकसावे या उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के किसी भी कृत्य का जवाब देने के लिए कई सारे विकल्प हैं। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं रोकता है तो हमारे पास एहतियातन आतंकी अड्डों पर हमला करने का अधिकार है। पीएफआई ने पश्चिम बंगाल में किया बंद का आह्वान। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल में सीएए और एनआरसी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी भी इन दोनों कानूनों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद विरोध प्रदर्शन में शामिल हो चुकी हैं। अब इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) ने 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सीएए के खिलाफ विरोध रैली का आह्वान किया है और स्थानीय टीएमसी सांसद अबू ताहिर खान को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया है। यह जानकारी गुरुवार को संगठन के एक पदाधिकारी ने दी। पीएफआई पश्चिम बंगाल के महासचिव मनीरुल शेख ने बताया, हम 5 जनवरी को मुर्शिदाबाद में सीएए के खिलाफ एक रैली का आयोजन कर रहे हैं और मुर्शिदाबाद टीएमसी सांसद अबू ताहिर खान सहित कई वक्ताओं को आमंत्रित किया है। उन्होंने इस विरोध कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए फोन पर अपनी सहमति दी है। केरल के मुख्यमंत्री ने सीएए को लेकर 11 सीएम को लिखा पत्र। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य विधानसभा में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ एक प्रस्ताव पास कर सीएए को वापस लेने की मांग की थी। इसके बाद विजयन ने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की रक्षा को लेकर शुक्रवार को 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल सहित 11 मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में विजयन ने कहा कि हमारे समाज के एक बड़े वर्ग के बीच नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के हमारे मूल्यों की रक्षा और संरक्षण के इच्छुक सभी भारतीयों को एकजुट होना चाहिए, यह समय की मांग है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को चुनौती दी है कि वे सीएए में एक शब्द भी ऐसा ढूंढ कर दिखाएं जिसमें नागरिकता लेने की बात हो। उन्होंने कहा कि मां बेटे देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्षी दल सीएए पर युवाओं को भड़का रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं उन्हें ओबीसी विरोधी और दलित विरोध घोषित करना चाहिए। चिदंबरम एनआरसी से जुड़ा हुआ है एनपीआर। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। चिदंबरम ने कहा कि एनपीआर साफ तौर पर एनआरसी से जुड़ा हुआ है। गृह मंत्री क्यों नहीं कहते कि हम एनपीआर करेंगे लेकिन एनआरसी नहीं कर? उन्हें साफ कहना चाहिए कि एनआरसी लागू नहीं होगा। हम जनगणना से संबंधित सिर्फ एनपीआर करेंगे। जनगणना के अलावा और कुछ नहीं होगा। भाजपा को साफ कहना चाहिए कि हम एनसीआर पर आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि असम में इसके उलट नतीजे देखने को मिले हैं। जब हमने 2010 में एनपीआर किया था तब असम एनआरसी नहीं था। हमारे पास ऐसा कोई कड़वा अनुभव नहीं था कि 19 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को राज्य का माना ही नहीं जा रहा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, कमरे में कुल 19,06,657 हाथी हैं। आप हाथियों को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? हाथी वहां बैठे हुए हैं। आप उन हाथियों को देखकर भी अनजान बन रहे हैं और आपको लगता है कि कोई समस्या ही नहीं है। ईरान से तनाव का भारत में असर। इराक की राजधानी बगदाद में शुक्रवार और शनिवार को हुए अमेरिकी हमलों के बाद अमेरिका ईरान के बीच जंग की सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है। इसका असर भारत सहित दुनिया भर के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने इसे लेकर अपने कर्मियों को चेतावनी जारी की है। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है जिसके परिणामस्वरूप विदेशों में अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा में जोखिम हो सकता है। अमेरिकी दूतावास के कर्मियों को निर्देश दिया
जाता है कि वे अपने आसपास के बारे में जागरूक रहें, विरोध प्रदर्शन से बचें और स्थानीय मीडिया आउटलेट की निगरानी करें। गौरतलब है कि इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी हवाई हमलों में ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। मिसाइल से किए इस हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए। वहीं पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स (PMF) के डिप्टी कमांडर अबू महदी अल मुहांदिस भी इस हमले में मारा गया। कासिम को अमेरिका के बड़े दुश्मनों में शामिल किया जाता था। अमेरिका के कट्टर प्रतिद्वंद्वी ईरान के लिए कासिम कितना महत्वपूर्ण था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि पश्चिम एशिया के सभी अभियानों को वही अंजाम दिया करते थे। इसके बाद से इस खाड़ी देश और अमेरिकी के बीच तनाव चरम पर है। सुप्रीम कोर्ट का दिवालिया कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि विजय माल्या शीर्ष न्यायालय में लंबित अपनी याचिका का इस्तेमाल अन्य न्यायाधिकार क्षेत्रों में उनके खिलाफ शुरू की गई दिवालिया कार्रवाई पर रोक के लिए नहीं कर सकते हैं। केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि माल्या ने ब्रिटेन की अदालत में दिवालिया कार्रवाई में फैसला सुनाने से रोकने के लिए अपनी लंबित याचिका का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश पारित किया। माल्या ने 27 जून को शीर्ष अदालत से उसकी और उसके संबंधियों की संपत्तियों की कुर्की पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। माल्या वर्तमान में ब्रिटेन में हैं। उस पर प्रवर्तन निदेशालय ने बैंकों से लिए 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज वापस नहीं करने का आरोप लगाया है। ब्रिटेन में माल्या के खिलाफ प्रत्यर्पण कार्रवाई भी चल रही है। अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है: चिदंबरम। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार डूबती जा रही है और मोदी सरकार को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि इस हालात से कैसे निपटें। उन्होंने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि संशोधित नागरिकता कानून (CAA), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) RSS भाजपा के हिंदू राष्ट्र की योजना का हिस्सा हैं। चिदंबरम ने कहा कि ईरान अमेरिका संकट के कारण तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। यही स्थिति रही तो 1991 जैसे आर्थिक हालात हो सकते हैं, लेकिन सरकार इस हालात से बुद्धिमानी से निपटने में असमर्थ है। हिंदू राष्ट्र के विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए RSS भाजपा की योजना का हिस्सा है। भारत का संविधान समानता के मूल्यों, कानूनों के समान संरक्षण, धर्मनिरपेक्षता, मानवतावाद और सांविधानिक नैतिकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा, हम आभारी हैं कि छात्र और युवा विरोध में सबसे आगे हैं। जब हम देखते हैं कि हजारों युवा पुरुष और महिलाएं स्वतंत्रता, समानता, कानून के समान संरक्षण, बहुलवाद, धर्मनिरपेक्षता और सांविधानिक नैतिकता के लिए खड़े हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। अमेरिका ईरान तनाव पर भारत, ईरानी और इराकी वायुक्षेत्र में जाने से बचें। ईरान द्वारा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए मिसाइल हमले के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका, मलेशिया, सिंगापुर और चीन के बाद भारत भी सतर्क हो गया है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमानन कंपनियों को एडवाइजरी जारी करते हुए ईरान, इराक और खाड़ी देशों के वायुक्षेत्र के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों से अपील की है कि वे इराक की यात्रा न करें। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय विमान कंपनियां अब ईरानी हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल से बचने के लिए अपनी उड़ानों का रास्ता बदल सकती हैं। इसके पहले भी जून 2019 में भारत के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने ईरान के ऊपर से उड़ान न भरने का फरमान जारी किया था। इसका सीधा असर किराए पर पड़ेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा, इराक की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अगली अधिसूचना जारी होने तक इराक की सभी गैर आवश्यक यात्रा से बचें। इराक में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वह सतर्क रहें और इराक के अंदर यात्रा करने से बचें। कांग्रेस, JNU हिंसा में गृह मंत्री अमित शाह शामिल। कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में पिछले दिनों हिंसा को लेकर आरोप लगाया कि इस घटना के लिए गृह मंत्री अमित शाह एवं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जिम्मेदार हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस हिंसा में शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए तथा कुलपति एम जगदीश कुमार को तत्काल हटाया जाना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, JNU की घटना के पीछे मानव संसाधन विकास मंत्री और गृह मंत्री दोनों शामिल हैं। यह आधिकारिक रूप से प्रायोजित गुंडागर्दी थी। 72 घंटे हो गए, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जिनकी पहचान हो गई है उनको गिरफ्तार किया जाए। यह भी साफ है कि इस कुलपति के रहते सामान्य स्थिति नहीं हो सकती। इस कुलपति का त्यागपत्र लेना जरूरी है।
रमेश ने यह भी कहा कि छात्रों की जो मांगे हैं उन पर भी विचार होना चाहिए। संशोधित नागरिकता कानून सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान मुंबई में फ्री कश्मीर वाले पोस्टर पर उन्होंने कहा कि जो भी कानून के दायरे से बाहर होगा, कांग्रेस उसके खिलाफ है। जम्मू कश्मीर में पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट समेत कई पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया है। शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार 1 सप्ताह के भीतर सभी प्रतिबंधात्मक आदेशों की समीक्षा करे। कोर्ट ने प्रशासन से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं में इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने के लिए कहा। साथ ही जम्मू कश्मीर प्रशासन से प्रतिबंध लगाने के सभी आदेशों की 1 हफ्ते में समीक्षा करने और उन्हें सार्वजनिक करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी विचार को दबाने के लिए धारा 144 सीआरपीसी निषेधाज्ञा का इस्तेमाल उपकरण के तौर पर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कश्मीर में बहुत हिंसा हुई है। हम सुरक्षा के मुद्दे के साथ मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को संतुलित करने का पूरी कोशिश करेंगे। इंटरनेट पर एक समय सीमा तक ही रोक लगना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह कोई संदेह नहीं है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोलने की स्वतंत्रता अनिवार्य तत्व है। इंटरनेट का उपयोग करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(1) के तहत एक मौलिक अधिकार है। नाइक कश्मीर पर समर्थन की शर्त पर आरोप मुक्त करने को थी तैयार सरकार। विवादित इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए शनिवार को नया पैंतरा चलते हुए दावा किया कि भाजपा सरकार ने उसे कश्मीर मुद्दे पर समर्थन करने को कहा था। इसके बदले सरकार ने भारत लौटने पर उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप मुक्त करने को कहा था। नाइक ने अपनी पीआर टीम के जरिए जारी एक वीडियो कहा कि सितंबर में पीएम मोदी और गृह मंत्री के निर्देश पर सरकार के एक प्रतिनिधि ने उससे संपर्क किया और कश्मीर पर डील पेश की थी। जाकिर के मुताबिक कई घंटे चली मुलाकात में प्रतिनिधि ने कहा, वह सरकार और नाइक के बीच गलतफहमी दूर करेगा। इसके बदले नाइक को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर सरकार का समर्थन करना होगा। नाइक ने बताया कि डील ठुकराने के बाद उसे पीएम मोदी और भाजपा के खिलाफ सार्वजनिक बयान जारी करने से भी रोका गया था। जाकिर 3 साल से मलेशिया में छिपा है। भारत ने उसे देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के मामले में भगोड़ा घोषित किया है। उसके खिलाफ ढाका की होली आर्टिसन बेकरी में जुलाई 2016 में धमाका कराने के मामले में भी जांच चल रही है। न्याय में देरी से बचने के लिए एआई प्रणाली की जरूरत, चीफ जस्टिस एसए बोम्बडे ने कहा कि अदालतों के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रणाली विकसित होनी चाहिए ताकि न्याय मिलने में देरी को रोका जा सके। साथ ही उन्होंने अदालतों में लंबित केसों को देखते हुए मुकदमे से पूर्व मध्यस्थता को समय की जरूरत बताया। जस्टिस बोम्बडे ने बेंगलुरु में शनिवार को न्यायिक अधिकार यूं की 19वीं द्विवार्षिक राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालतों के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि न्याय में किसी तरह की देरी न हो। न्याय में देरी किसी के कानून हाथ में लेने का कारण नहीं बन सकता। हमारे पास कोर्ट प्रणाली के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करने की संभावना है। हालांकि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी जज की जगह नहीं ले सकती। हम इसके कार्यान्वयन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। 17 जनवरी को लॉन्च होगा इसरो का GSAT-30। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का संचार उपग्रह GSAT-30 को 17 जनवरी को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह को अत्याधुनिक एरियन 5 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो का यह 2020 में पहला मिशन होगा। वजन ज्यादा होने के कारण इस उपग्रह को यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। यह उपग्रह निजी और सरकारी सेवा प्रदाताओं को संचार सेवा को और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। इसरो इस साल कई सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसरो चेयरमैन के सिवन के अनुसार साल 2020 में इसरो कम से कम 10 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। आदित्य L1 मिशन को मध्य 2020 तक लॉन्च करने की योजना है। यह मिशन पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन को समझने और भविष्यवाणी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा मिशन गगनयान के लिए पहले टेस्ट फ्लाइट को दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसे इसरो द्वारा दिसंबर 2021 तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसरो भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर इसके लिए काम कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फरवरी में कर सकते हैं भारत का दौरा।
भारत की कोशिशों पर नखरे दिखाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फरवरी में भारत यात्रा की स्थिति बन रही है। ट्रंप इससे पहले भारत आने से कतराते रहे। इसे उनकी कूटनीति से भी जोड़कर देखा जाता रहा। भारत ने पहली बार जून 2017 में राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का न्योता दिया था। हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान ह्यूस्टन में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री के साथ अच्छा खासा समय दिया था। तब प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत आने का न्योता दिया था। भारत गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ट्रंप को मेहमान भी बनाना चाहता था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने नखरे दिखाए और वह अब भारत आने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से मिल रहे इस तरह के संकेतों को बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है। राष्ट्रपति ट्रंप दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले अभी अमेरिका का घरेलू राजनीति में उन्हें अपने खिलाफ लाए गए महाभियोग का भी सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति अमेरिका में लगातार राष्ट्रवाद की थीम को आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के मतदाता रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में काफी लोकप्रिय हैं। इस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है। छात्रों का सीएम ममता का घेराव करना पड़ा भारी। संशोधित नागरिकता कानून सीएए के खिलाफ 11 जनवरी को कोलकाता में आयोजित पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली में वामपंथी छात्र कार्यकर्ताओं ने ममता को घेरा था, जिसका स्वतः संज्ञान लेते हैं 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि इनमें नुकसान पहुंचाने, आपराधिक धमकी देने के साथ साथ गैर जमानती धाराएं भी शामिल हैं और साथ ही एक जनसेवक को उसकी ड्यूटी करने से रोकने का मामला भी शामिल है। हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के एक सूत्र ने यह जानकारी दी, जहां यह मामला दर्ज किया गया है। माकपा से संबद्ध छात्र संगठन एसएफआई ने आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक कर सीएए के खिलाफ लड़ाई कमजोर कर दी है। कोलकाता पुलिस के शीर्ष अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर चुप हैं। एससीओ के लिए पाक को भी बुलाएंगे, विदेश मंत्रालय। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कश्मीर मुद्दा उठाने को लेकर समर्थन पाने की पाकिस्तान की कोशिश बुधवार को फिर नाकाम हो गई। चीन ने इस मुद्दे को यूएन का बंद कमरे की बैठक में उठाया, लेकिन उसे असफलता ही मिली। इसे लेकर आज विदेश मंत्रालय ने चीन को नसीहत भी दी। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस साल भारत में होने जा रहे शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक के लिए पाकिस्तान को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। पिछली बार मात खाने के बावजूद पाकिस्तान ने चीन के जरिए बुधवार को फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। चीन अन्य विषयों के अंतर्गत सुरक्षा परिषद के बंद कमरे में कश्मीर पर चर्चा चाहता था, लेकिन फ्रांस ने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए इस पर चर्चा का विरोध किया था। चीन को छोड़ बाकी देशों ने भी एक सुर में कहा कि कश्मीर भारत पाक का द्विपक्षीय मुद्दा है। कश्मीर पर फिर मिला रूस का साथ, कहा यह द्विपक्षीय मुद्दा। भारत में रूस के दूत निकोले कुदाशेव ने शुक्रवार को कहा कि रूस को कश्मीर पर भारत के रुख को लेकर कोई शंका नहीं है और यह पूरी तरह से भारत तथा पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है। साथ ही रूस के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोमन बबुश्किन ने कहा कि भारत को सभी S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति 2025 तक कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत को दी जाने वाली S-400 मिसाइलों का निर्माण शुरू हो गया है। कुदाशेव ने बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस भारत चीन त्रिपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए 22 और 23 मार्च को रूस जाएंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर जाने के लिए आमंत्रित न किए जाने पर कहा कि जिन्हें कश्मीर पर भारत के रुख को लेकर शंकाएं हैं, वे वहां जा सकते हैं, हमें कोई शक नहीं है। सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दा उठाने की चीन की कोशिशों पर कुदाशेव ने कहा कि शिमला समझौते और लाहौर घोषणापत्र के आधार पर यह भारत और पाकिस्तान के बीच का पूरी तरह से द्विपक्षीय मामला है। S-300 का उन्नत संस्करण S-400 मिसाइलें पहले रूस के रक्षा बलों को ही उपलब्ध थी। इसका निर्माण अल्माज एंटे करता है और यह 2007 से रूस के बेड़े में शामिल है। चिदंबरम बोले, गियर बदलते हुए एनआरसी से अब एनपीआर की बात कर रही मोदी सरकार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने शनिवार को विवादास्पद एनआरसी के मुद्दे पर नए सिरे से केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि असम में एनआरसी पर उपजे विवाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व
वह वाली सरकार अब गियर बदलते हुए एनपीआर पर बात कर रही है। वे यहां पार्टी मुख्यालय में नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनपीआर बदले हुए नाम से दरअसल एनआरसी ही है। हमारा मकसद नागरिकता कानून और एनपीआर का विरोध करना और इनके खिलाफ जनमत तैयार करना है। उन कहा कि सीएए की संवैधानिक वैधता का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। हम एनआरसी और सीएए के खिलाफ लड़ रहे हैं, कभी मिलकर तो कभी अलग अलग। चिदंबरम ने कहा कि तमाम राजनीतिक दलों को इनके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि ऐसा ही होगा। चिदंबरम ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष की ताकत का आकलन करने में नाकाम रहे हैं। हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी पर भिड़की प्रियंका। गुजरात के पाटीदार आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले और वर्तमान में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को शनिवार को गिरफ्तार किया गया है। इसे लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। उनका कहना है कि समाज के लोगों की आवाज उठाने वाले को भाजपा देशद्रोह बता रही है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, युवाओं के रोजगार और किसानों के हक की लड़ाई लड़ने वाले युवा हार्दिक पटेल जी को भाजपा बार बार परेशान कर रही है। हार्दिक ने अपने समाज के लोगों की आवाज उठाए, उनके लिए नौकरियां मांगी, छात्रवृत्ति मांगी, किसान आंदोलन किया। भाजपा ही सको देशद्रोह बोल रही है। देशद्रोह मामले में गिरफ्तारी के बाद हार्दिक को अहमदाबाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और फिर 24 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि 2015 के देशद्रोह के मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। हार्दिक पटेल को अहमदाबाद जिले के विरम गम के पास से गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी राजदीप सिंह जाला, साइबर क्राइम, ने भी उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद हार्दिक पटेल को गिरफ्तार किया गया। हार्दिक पटेल को पहले भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। 25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद में पटेल समुदाय की रैली में हुई हिंसा के बाद स्थानीय क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने पर सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को नोटिस। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किए जाने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को सोमवार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। यह जनहित याचिका इलाहाबाद हेरिटेज सोसाइटी की ओर से जारी की गई है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोम्बडे और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की एक पीठ ने राज्य को नोटिस जारी किया। केंद्र सरकार ने पिछले साल 1 जनवरी को इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने की मंजूरी दी थी। जस्टिस आर.एफ. नरीमन ने भगोड़े माल्या की याचिका पर सुनवाई से खुद को किया अलग। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंग्टन फली नरीमन ने सोमवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। कहा जा रहा है कि जस्टिस नरीमन के पिता वरिष्ठ वकील फली नरीमन माल्या के एक मामले की पैरवी कर चुके हैं। माल्या ने यह याचिका प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उसकी संपत्तियों को जब्त किए जाने के खिलाफ दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अन्य पीठ के सामने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। ईडी सूत्रों ने बताया कि पिछले साल दायर याचिका में माल्या ने कहा था कि किंगफिशर एयरलाइंस से संबंधित संपत्तियों के अलावा अन्य को अटैच नहीं किया जाना चाहिए। मुंबई की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए कोर्ट ने 1 जनवरी को ऋण देने वाले बैंकों को जब्त संपत्तियों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। उनके अनुसार जब्त संपत्तियों में मुख्य रूप से शेयरों समेत वित्तीय सिक्योरिटीज हैं। पिछले साल 11 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसने सरकारी एजेंसी द्वारा उसकी संपत्तियों की जब्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने 5 जनवरी को माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था और उसकी संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया था। माल्या मार्च 2016 में देश छोड़कर भाग गया और तब से लंदन में रह रहा है। कश्मीर पर ट्रंप के प्रस्ताव पर भारत की दो टूक, तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दा सुलझाने में मदद की पेशकश पर भारत ने दो टूक कहा है कि उसे तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं है। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को कहा कि कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत का लंबे समय से रुख स्पष्ट रहा है कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें तीसरे देश की मध्यस्थता या हस्तक्षेप करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इससे पहले मंगलवार को दावोस में विश्व आर्थिक मंच से ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से निजी मुलाकात से पहले मदद का प्रस्ताव रखा था।
ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच घटनाक्रम पर करीबी से नजर रख रहा है। अगर हम मदद कर सकते हैं तो हम निश्चित तौर पर ऐसा करना चाहेंगे। वहीं इमरान खान ने कहा था कि भारत के साथ विवाद हमारे लिए बड़ा मुद्दा है और हम अमेरिका से उम्मीद करते हैं कि वह तनाव कम करने में अहम भूमिका निभाए। अमेरिका के अलावा कोई देश ऐसा नहीं कर सकता है। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने पर विचार 3 महीने बाद, सुप्रीम कोर्ट। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 महीने बाद सुनवाई करेगा। गुरुवार को भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सीजेआई ऐसे बोम्बडे की बेंच के समक्ष इस मामले का विशेष उल्लेख कर तत्काल सुनवाई की मांग की। इससे पहले स्वामी ने कोर्ट से बताया कि कोर्ट ने से नोटिस जारी होने के बावजूद केंद्र सरकार ने अब तक इस मामले में हलफनामा पेश नहीं किया है। राम सेतु करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है, इसलिए इसे तोड़ा न जाए और इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने और स्वामी को 3 महीने बाद सुनवाई के लिए आने को कहा। गौरतलब है कि 2008 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना के लिए राम सेतु तोड़ने का फैसला लिया था और कहा था कि भगवान राम के बारे में पुख्ता साक्ष्य नहीं है। इस हलफनामे पर काफी हंगामा होने के बाद यूपीए सरकार ने इसे वापस ले लिया था। भारत ने दूसरी बार के 4 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। चीन की राजधानी बीजिंग से लेकर पाकिस्तान के सभी शहरों को अपनी जद में लेने की क्षमता रखने वाली स्वदेश निर्मित के 4 बैलिस्टिक मिसाइल के पनडुब्बी संस्करण का पिछले 6 दिनों में दूसरी बार सफल परीक्षण किया गया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत ने विशाखापट्टनम के तट से 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली के 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ द्वारा विकसित इस मिसाइल को पानी के नीचे के प्लेटफॉर्म से शुक्रवार सुबह परीक्षण किया। बता दें कि इससे पहले रविवार को 3500 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली इस मध्यवर्ती मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस परीक्षण की सफलता के साथ ही भारतीय सेना की पनडुब्बी से दुश्मनों के ठिकानों पर मिसाइल दागने की क्षमता और मजबूत हो गई है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसे स्वदेश में निर्मित अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बियां के बेड़े पर तैनात किया जाएगा। परमाणु पनडुब्बी पर तैनात किए जाने से पहले इस मिसाइल के अभी कई और परीक्षण किए जाएंगे। फिलहाल भारत के पास आईएनएस अरिहंत के रूप में स्वदेशी तौर पर विकसित एक ही परमाणु पनडुब्बी है, जबकि एक अन्य परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत के जल्द शामिल होने की संभावना है। दिल्ली हवाई अड्डे पर वाईफाई सुविधा को लेकर एक प्रवासी भारतीय ने उठाए सवाल। एक प्रवासी भारतीय ने दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिलने वाली सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं। शिकायत करने वाले डॉक्टर दीप नारायण अग्रवाल नाइजीरिया में पिछले 35 सालों से बतौर नेत्र चिकित्सक कार्य कर रहे हैं। वह उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले हैं। डॉक्टर दीप नारायण अग्रवाल का कहना है कि मैं 26 दिसंबर से 4 जनवरी के दौरान मैं 4 बार हवाई अड्डे से गुजरा, लेकिन वहां का वाईफाई का उपयोग नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास कोई भारतीय सिम कार्ड नहीं था। विदेशी सिम कार्ड यहां काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, आपने इतना बड़ा हवाई अड्डा बनाया, लेकिन इंटरनेट सुविधा जो कि आजकल विश्व के छोटे से छोटे हवाई अड्डों पर बिना सिम कार्ड के और बिना समय सीमा के उपलब्ध है, उसमें विफल हो गए। मुझे संबंधित अधिकारियों पर गुस्सा आ रहा है। आप भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था ऐसे बनाएंगे। गणतंत्र दिवस 2020 प्रधानमंत्री ने बांधा केसरिया रंग का साफा, परंपरा बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर साफा बांधने की अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए इस बार गणतंत्र दिवस पर केसरिया रंग का बंधेज का साफा बांधा। पारंपरिक कुर्ता पजामा और जैकेट पहने प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति के बजाय नवनिर्मित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहली बार शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के परिधान में खास तौर पर उनके साफे की काफी चर्चा होती है। पिछले साल प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 6वीं बार स्वतंत्रता दिवस का भाषण दिया था और उस दौरान उन्होंने कई रंगों वाला साफा बांधा था। वहीं 2014 में मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार अपने भाषण के दौरान लाल रंग का बंधेज वाला साफा पहना था, जिसकी पीछे की पट्टी का रंग हरा था। प्रधानमंत्री ने 2015 में धारीदार पट्टियों वाला साफा बांधा था, जिनमें से कुछ का रंग लाल और गहरा हरा था। इसके बाद 2016 में लाल किले से भाषण के दौरान वह गुलाबी और पीले रंग वाले साफे में नजर आए थे।
वहीं 2017 में उन्होंने चमकदार लाल और पीले रंग का साफा पहना था। 2024 तक सभी ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, पीयूष गोयल। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारतीय रेलवे को 2024 तक पूरी तरह से विद्युतीकरण करने की उम्मीद है। इसके लिए पहले से ही डीजल इंजनों को धीरे धीरे सेवा से बाहर किया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि 2024 तक पूरे भारतीय रेलवे को 100% बिजली पर चलाया जाएगा। यह पूरी तरह से बिजली से चलने वाला दुनिया का पहला रेलवे नेटवर्क होगा। हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के प्रति बहुत सचेत हैं। गोयल ने भारत ब्राजील बिजनेस फोरम में कहा कि हमारे रेल नेटवर्क के तेजी से विद्युतीकरण की शुरुआत हो रही है। मंच का आयोजन 26 से 27 जनवरी तक ब्राजील के राष्ट्रपति जय बोल्सोनारो की आधिकारिक भारत यात्रा के दौरान किया गया था। इस समारोह में भारतीय और ब्राजील के उद्योगपतियों को बोल्सोनारो और अन्य मंत्रियों ने संबोधित किया। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि हम दुनिया के पहले रेल नेटवर्क होंगे जो 2030 तक कार्बन उत्सर्जन से मुक्त होगा और स्वच्छ ऊर्जा से संचालित होगा। भारत 2030 तक पूरे रेलवे नेटवर्क को पूरी तरह से शून्य उत्सर्जन नेटवर्क बनाने की योजना बना रहा है। तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त, श्रृंगला होंगे विदेश सचिव। मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि वरिष्ठ राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। संधू 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है। वर्तमान में वो श्रीलंका में भारत के राजदूत हैं। तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे। बता दें कि हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। तरनजीत सिंह संधू श्रीलंका में तैनाती से पहले वाशिंगटन में भारतीय दूतावास मिशन के उपप्रमुख भी रहे हैं। उन्होंने सितंबर 2011 से जुलाई 2013 तक फ्रैंकफर्ट में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में भी काम किया है। संधू ने विदेश मंत्रालय में मार्च 2009 से अगस्त 2011 तक संयुक्त सचिव, संयुक्त राष्ट्र के रूप में और बाद में संयुक्त सचिव प्रशासन के रूप में मानव संसाधन विभाग में काम किया है। इसके अलावा वे जुलाई 2005 से फरवरी 2009 तक संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काम कर चुके हैं। उन्होंने मार्च 2009 से अगस्त 2011 तक विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव और बाद में मानव संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव के रूप में सेवाएं दी है। संधू जुलाई 2005 से फरवरी 2009 तक संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत भी रहे हैं। संधू सितंबर 2011 से जुलाई 2013 तक फ्रैंकफर्ट में काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। फरवरी में भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फरवरी में भारत आएंगे। इस दौरान वह गुजरात के साबरमती रिवरफ्रंट का भी दौरा करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बुधवार को इसकी पुष्टि की है। विजय रूपाणी बुधवार को दिल्ली के शास्त्री नगर में चुनावी रैली कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, पूरे एशिया में साबरमती रिवरफ्रंट सबसे स्वच्छ नदी बन चुकी है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सुनिश्चित किया है। जापान और इस्रायल जैसे देशों के प्रधानमंत्रियों ने भी यहां का दौरा किया और वह इसे देखकर चकित हो गए थे। उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी फरवरी में भारत आएंगे और वह भी रिवरफ्रंट का दौरा करेंगे। हालांकि उन्होंने तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसी महीने की शुरुआत में सरकारी सूत्रों ने कहा था कि भारत और अमेरिका ट्रंप के भारत दौरे की तारीखों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। मनाया जा रहा है कि ट्रंप 24 से 26 फरवरी के बीच 2 दिन के लिए भारत आ सकते हैं। भारत ने पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन पहले से तय कार्यक्रमों की वजह से वह नहीं आए थे। राज्यपाल धनखड़ ने ममता सरकार पर फिर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच चल रही सियासी खींचतान जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल में लंबे समय से लगातार वार पलटवार हो रहा है। ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बृहस्पतिवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन को इसका आत्ममंथन करना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में कानून का शासन क्यों ध्वस्त हो गया है। उधर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्यपाल एक खास दल के कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। शहादत दिवस के अवसर पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तरी 24 परगना के बैरकपुर में गांधी घाट पहुंचे धनखड़ ने संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया, राज्य में कानून का शासन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है। राज्य सरकार को गंभीर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री सोवनदेव चट्टोपाध्याय ने कहा कि राज्यपाल एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरह काम करना बंद करे क्योंकि उनका आचरण राज्यपाल पद के उपयुक्त नहीं है। पिछले साल जुलाई में राज्यपाल बनने के बाद से धनखड़ का कई मुद्दों पर राज्य सरकार के साथ टकराव चलता रहा है। इसरो तैयार करेगा कम कीमत वाले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लगभग 30-35 करोड़ रुपए की लागत वाले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को तैयार कर रहा है, जो 500 किलोग्राम वजन वाले उपग्रहों को कक्षा में भेज सकता है। इस तरह का पहला लॉन्च अगले 4 महीनों में किए जाने की उम्मीद है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शुक्रवार को आयोजित एज 2020 द स्पेस कॉन्क्लेव में भाग लेने पहुंचे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के उपनिदेशक हरिदास टीवी ने कहा कि यह क्षमता इसरो को एक बड़ा वाणिज्यिक बढ़ावा देगी क्योंकि यह बाजार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम खंडों को पूरा करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब इसरो केवल 3 सप्ताह में इन वाहनों का निर्माण कर सकता है। हरिदास ने बताया कि इसरो ने लॉन्च किए गए वाहनों के लिए $1,600 मिलियन प्रस्तावित किया है, जिनमें से $870 मिलियन PSLV के लिए और शेष जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वाहन के लिए होंगे। उन्होंने कहा कि इसरो ने अगले 5 वर्षों में 500 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करने की योजना बनाई है।